सभी छात्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक। आप साहित्यिक हिंदी पढ़ रहे हो अथवा सामान्य हिंदी, क्योंकि सामान्य हिंदी विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए है और कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी है। लेकिन दोनों में ही आपकी ये सुमित्रा नंदन का पद्यांश पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो इसके 2-3 भाग हो चुके हैं और क्रमशः ये चल रहा है नौका विहार। नौका विहार का आज अंतिम भाग है और इसके बाद में इन्हीं सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित परिवर्तन अगले भाग में आपको मिलेगा। तो बिना विलंब के आइए इसका नौका विहार का अंतिम पद्यांश पढ़ते हैं। और इसके पूर्व बता दें कि आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत ये प्राप्त हो जाएंगी। इसकी रचनाएं जो मैंने इसके पूर्व के भाग डाले हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आइए प्रारंभ करें। और मैंने इसमें ये प्रारंभ में ही आपकी पुस्तक का पृष्ठ लगा दिया है। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप उससे देखिए, अन्यथा मैं जूम किए देती हूँ, आप इससे ही पढ़ सकते हैं। और इस पूरे पृष्ठ का पद्यांश नीचे है। बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में। इसमें आपको परीक्षा संबंधी उपयोगी प्रश्न पत्र मिलेंगे, प्रश्न उत्तर मिलेंगे, जो कि आपकी गत परीक्षा में पूछे गए हैं, यानी पिछले वर्ष जो पेपर हुए हैं 21-22 वगैरह में, तो उन सबको भी मैंने शामिल किया है। और पद्यांश से जो भी प्रश्न बन सकते हैं या जिन प्रश्नों के आने की संभावना है उन प्रश्नों को भी मैंने इसमें रखा है। और संदर्भ प्रसंग आपको किस तरह से लिखना है, काव्य सौंदर्य आपको किस तरह से लिखना है, जिससे कि आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति हो। भावार्थ से तो अच्छे अंक मिलते ही हैं, लेकिन जब आप संदर्भ प्रसंग और उसका काव्य सौंदर्य भली भांति लिखते हैं तो फिर आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होती है। इसलिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से और देखिए किस तरह से आपको लिखना है। आइए प्रारंभ करें। इसको मैं जूम किए देती हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नवनील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशुसा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रदीप, वह कौन विहग क्या कुक, बिकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक। अब इसमें कवि जो है वो क्या कह रहा है कि अति दूर क्षितिज, अत्यंत दूर, यानी नौका पर बैठा है और अत्यंत दूर पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। बिटप माल यानी कई पेड़ हैं, बिटप वृक्षों की मालाएं दिखाई दे रही हैं और वो किस भांति हैं। भ्रू रेखा यानी भ्रू का अर्थ होता है भौं, और भौं कैसी होती है, तिरछी होती हैं। तो भ्रू रेखा यानी भौंों की एक रेखा होती है जो कि आंखों के ऊपर तिरछा आकार लिए होती है। तो वही कह रहा है कि ये जो दूर क्षितिज पर, क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई दें, उनमें कोई भेद ना दिखाई दे। आपने देखा होगा जब बहुत दूर आप देखते हैं तो ऐसा लगता है ये आसमान पृथ्वी के पास ही, मतलब मिला हुआ है, नीचे ही है। तो ऐसे ही स्थान को क्षितिज कहते हैं। तो वही कवि कह रहा है कि अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, वृक्षों की मालाएं, भ्रू रेखा सी अराल, रेखा यानी भवों की रेखा की तरह, अराल माने तिरछी हैं, अपलक नवनील नयन विशाल, और अपलक बिना पलक गिराए, नव यानी आकाश आसमान, नीले नेत्रों से जो विशाल है, अपलक विशाल, ये नीला आकाश जो है क्या कर रहा है, उसको देख रहा है। माँ के उर पर शिशुसा समीप, सोया धारा में एक द्वीप। अब जो गंगा की धारा है उसमें एक द्वीप दिखाई देता है। द्वीप का अर्थ आप लोग समझते हो, जब चारों ओर पानी हो और बीच में थोड़ा सा स्थान सूखा हो तो उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। यानी वह सूखा स्थान जिसके चारों ओर जल भरा हो। तो गंगा में एक स्थान वहाँ पर एक ऐसा है जो कि सूखा हुआ है, छोटा सा टुकड़ा है सूखा। तो वही कह रहा है कि माँ के उर सा शिशु माँ के उर पर शिशु सा समीप, ऐसा लगता है कि कोई बच्चा जिस प्रकार माँ की गोद में, माँ की छाती से चिपक कर
लेट जाता है, चिपका हुआ होता है, तो उसी प्रकार ये दीप जो है वो गंगा की, ऐसा लगता है कि गंगा के वक्ष स्थल पर चिपका हुआ लेटा है। सोया धारा में एक दीप धो सो रहा है वक्ष स्थल। जिस प्रकार बच्चा जो है, शिशु अपनी माँ के वक्ष स्थल से चिपक कर सोता है, तो उसी प्रकार ये गंगा की धार में सूखा टुकड़ा ज़मीन, यानी जो सूखा स्थान है, वह ऐसा लगता है कि गंगा के वक्ष स्थल से चिपटा हुआ सो रहा हो। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, और जो किनारे पर लहरें आती हैं, यानी टक्कर होती, जैसे पानी चारों तरफ भरा है, जब वो लहरें वेग से उस द्वीप के ऊपर जाती हैं और फिर वो वापस आती हैं, ये एक जो है प्राकृतिक क्रिया है, क्योंकि पानी जब जाएगा तो फिर वो पीछे टक्कर से वापस आता है वेग के कारण। तो वही कवि जो है देख रहा है और कह रहा है कि ऐसा लगता है कि उसको उलट रहा है वह शिशु जो उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, उस प्रवाह को, यानी जो जल का वेग उस सूखे स्थान को, उस द्वीप को छू रहा है, वह उल्टा पीछे को पलट रहा है, उसे कर रहा है प्रतीप। ऐसा लगता है कि वह द्वीप रूपी जो शिशु है वो पानी को पीछे पलट रहा है अपने छोटे छोटे हाथों के द्वारा। वह कौन विहग क्या विकल को, अब कवि को एक पक्षी दिखाई देता है, कब वह कौन विहग, उड़ता हुआ एक पक्षी दिखाई देता है, तो कवि जो है प्रश्न करता है कि क्या ये कौन विहग है, ये कौन पक्षी है, क्या विकल को, क्या ये चकवा है। हर ने निज विरह शोक, अपना विरह दूर करने के लिए उड़ रहा है, छाया की कोकी को बिलो। अब जो पानी में उसकी छाया पड़ रही है, चांदनी रात है, तो वो समझ रहा है कि ये कोकी है, यानी उसकी प्रेमिका है, तो वो समझ रहा है कि ये प्रेमी है। उसको कभी कल्पना कर रहा है कि वो छाया जो है उसे कोकी समझकर ये क्या चकवा उड़ रहा है अपनी कोकी को पकड़ने के लिए, अपने विरह को दूर करने के लिए। क्या अब यहाँ पर आपका भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, कवि कल्पना कर रहा है। छाया की कोकी को बिलोक, पतवार घुमा प्रतनुभार, नौका घूमी विपरीत धार। छाया की कोकी को बिलोक, छाया की कोकी को बिलोक के बाद में देखिए पतवार घुमा, अब जो है पतवार घूम गई, प्रतनुभार, अब जो है नौका घूमी विपरीत धार, अब नौका किधर घूम गई, विपरीत धार की, यानी उल्टी धार की ओर घूम गई, पतवार घूम गई, नौका घूम गई। डाणों के चल कर तल प्रसार, डाणी यानी चंपू, आपने देखा होगा नदी में दोनों ओर जो चंपू पड़े होते हैं नाव पर, तो वो कैसे होते हैं, उनका अगला हिस्सा जो पानी में रहता है वह चौड़ा होता है हथेली की तरह। तो वही कवि कह रहा है कि डाणों के चल कर तल पसार, उनकी जो वो हथेलियाँ हैं वो फैली हुई हैं जल में और वो बराबर चल रही हैं। डाणों के चल, उन डाणों के जो चंपू हैं, जो उनका चौड़ा भाग है वो हथेली के समान है और वह पानी में लगातार गति कर रहा है, क्योंकि जब वह पानी में लगातार गति करता है तभी नाव की गति आगे बढ़ती है। भर भर मुक्ता फल फे निस्फार, और क्या है कि जब ऐसे चलता है तो उसमें आपने देखा होगा कि फेना जैसा उठता है, और वो फेना की कल्पना क्या की, भर भर मुक्ता फल, ऐसा लगता है कि वो अपने वो जो चंपू है उसकी हथेली रूपी और पानी में उठते हुए ये जो फेन हैं, जो बुदबुदे हैं, उनको बताया है मुक्ता फल, यानी मोती। तो वो अपने हाथों में मोती भर भर के बिखराती जल में तारहार वो बिखरा रहे हैं, ऐसे करके जैसे नहीं कोई मोती हाथ में लेकर उछाल रहा हो, तो वो पूरे में फैला है। ऊपर से चांदनी तारहार, ऊपर से चांदनी का जो श्वेत चांदनी पड़ रही है, तो वही कल्पना कर रहा है कि श्वेत मोती, और वह जो डाण जो चल रही, जो चंपू चल रहा है वह हथेली है, और ऊपर से श्वेत चांदनी के तारहार यानी तार में पिरोई हुई वह फेनिल जल जो है वो मोतियों का हार है, और वह हथेलियाँ उसको तोड़ तोड़ के पानी में बिखरा रही हैं, यानी तोड़ रही हैं, फैला रही हैं, उछाल रही हैं। चांदी के सापों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल। चांदी, अब जो लहरें हैं वो कैसी हैं, सफ़ेद, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है लहरों का आकार भी सर्प के आकार को, जब सर्प चलता है तो वो तिरछा बल खाकर चलता है, तो वैसे ही लहरें चलती हैं, लहरों की गति और सर्प की गति एक जैसी। तो वही कह रहा है
कभी कि चांदी के सांपों सी रलमल। ऐसा लगता है कि ये जो लहरें हैं वो चांदी के सर्प हैं जो चले जा रहे हैं, बहते हुए चले जा रहे हैं। नाचती रश्मियाँ जल में चल। और जब ये चलती हैं तो पानी में गति होती है, और पानी में गति होने के कारण ऊपर पड़ती हुई चांदनी रश्मियाँ जो हैं वो हिलने लगती हैं। जो ऊपर से किरणें चांदनी की आ रही हैं जल में, और ये लहरें चलती हैं तो वो रश्मियाँ हिलती हैं, तो ऐसा लगता है नाचती रश्मियाँ जल में चल। ये रश्मियाँ जल में चलायमान हैं, अर्थात नाच रही हैं। रेखाओं सी खिंच तरल सलल, और उनसे एक रेखा जैसी खिंच जाती है। अब आप कल्पना कीजिए कि यदि आपने नाव पर कभी नौका विहार किया, अर्थात नाव की सवारी की है, तो ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। कवि ने बहुत सुंदर और सजीव चित्रण किया है। बिल्कुल आँखों के सामने प्रत्यक्ष वही वस्तु दिखाई दे रही है, जैसा कवि कह रहा है वैसा ही चित्र आँखों के आगे बन रहा है। लहरों की लतिकाओं में खिल। अब लहरों को क्या बताया? लताएं बताया है। जो लताएं लंबी लंबी रेखाएं हैं, वो लहरों की लंबी लंबी जो रेखाएं हैं वह क्या हैं? लताएं हैं, डाली हैं, और उन पर क्या है? खिल सौ सौ शशि। उन पर सौ सौ यानी सैकड़ों चंद्रमा, और सैकड़ों सौ सौ उड़। उड़ का अर्थ होता है तारे, झिलमिल। उन पर सैकड़ों तारे झिलमिल कर रहे हैं। फैले फूले जल में फेनिल, और उस फेनिल जल में फैले हैं, फूले हैं। जिस प्रकार फूल डाली पर फूलते हैं, पल्लवित होते हैं, पुष्पित होती हैं डालियाँ, तो उसी प्रकार ये चंद्रिका जो ऊपर से पड़ रही है, तो लहरों की लतिकाओं में, लहरों रूपी लताओं में सौ सौ चंद्रमा, सौ सौ तारे फूलों की भांति खिल रहे हैं। अथवा अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी ले ले सहज था। अब जो है आगे इसमें जल कम है, और भी जल कम होगा, क्योंकि किनारे तट पर नाव आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर पानी बीच में ही होता है। तो वही कवि कह रहा है, अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी ले ले सहज था। और अब हमने लग्गी से यानी एक लंबी छड़ी, डंडा जिसे बोलते हैं, लाठी, उससे सहज था ले ली कि पानी आगे कितना है। हम बड़े घाट को उत्साह, हम उत्साह के साथ घाट की ओर बढ़ चले। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार। अब नाव जो है वो किनारे तट पर पहुंच रही है। उर्मे आलोकित सत विचार। उस समय हमारे विचार, जैसे ही नौका ज्यों ज्यों जैसे जैसे नौका किनारे तट पर लगती है, और उसी भांति वैसे वैसे हमारे हृदय में कई विचार आंदोलित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, उठते हैं। इस धारा स्याही जग का क्रम। ये जो धारा नदी की है, इसी प्रकार संसार का भी क्रम है। क्रम यानी आने जाने का। शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है, शाश्वत का अर्थ है जो चिरकाल से है, हमेशा है, सत्य है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इस जीवन की उत्पत्ति भी शाश्वत है, और इस धारा के समान इस संसार का जन्म मरण का क्रम भी शाश्वत है। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम। ये मिलन भी शाश्वत है, और ये जो जीवन चल रहा है, ये जो गति है संसार में, वह भी शाश्वत है। शाश्वत नभ का नीला विकास। ये जो फैला हुआ आकाश का विशाल आकार है, जो पूरा नभ फैला हुआ है, नीले रंग का आसमान जो विस्तार लिए हुए है, ये भी शाश्वत है। शाश्वत शक्ति का वह शाश्वत शशि का वह रजत हास। और इस चंद्रमा का जो रजत हास है, रजत का अर्थ होता है सफ़ेद, क्योंकि उसकी चंद्रिका, क्योंकि चंद्रमा चांदनी के द्वारा ही हंसता प्रतीत होता है। तो वही कभी कह रहा है, शाश्वत शशि का वह रजत हास। ये चंद्रमा का श्वेत हास भी शाश्वत है, क्योंकि ये हमेशा बना रहेगा। शाश्वत लहरों का विलास। और ये लहरों का विलास, ये जो लहरें चलायमान होती हैं, उठती गिरती हैं, ये भी शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार। अब ईश्वर से भगवान प्रार्थना करता है कि संसार के और जीवन के जो स्वामी हैं, नियंता हैं, जो पालनहार हैं, जो मालिक हैं, चिरजन्म मरण के आर पार, ये जन्म और फिर मरण और फिर जन्म, इसके भी आर पार शाश्वत जीवन नौका विहार। ये जीवन का नौका विहार, ये भी शाश्वत है, इसके पार भी है, यानी जन्म मरण के चक्र के पार भी एक नौका विहार है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का ये शाश्वत प्रमाण,
करता मुझको अमृत दान। हे प्रभु, मैं भूल गया था कि मैं क्या हूँ। मैं अपने अस्तित्व का ज्ञान भूल गया था, क्योंकि मैं शुद्ध विशुद्ध जीवात्मा हूँ और शरीर का भरा हुआ अहंकार मुझे ये सब बातों को भुलाए दे रहा था। तो अब मैं भूल गया हूँ वह अहंकार, जीवन का वह शाश्वत प्रमाण। ये जीवन का जो शाश्वत प्रमाण मैंने देखा, तो अब मैं अपने शरीर का जो विकार अहंकार है उसे भूल गया हूँ। मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया, क्योंकि मैं जीवात्मा परमात्मा का अंश हमेशा से शाश्वत हूँ, था और रहूँगा। करता मुझको अमृत दान। और ये जो विचार हैं, ये जो दृश्य है, ये जो मेरे अंदर इस तरह का विचारों का जो उदय हुआ है, जो अहंकार का नाश हुआ है, जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये मुझे अमरता प्रदान कर रहा है। क्योंकि जन्म व मरण शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। तो ये अमृत दान प्रदान कर रहा है। मुझे आभास हो रहा है कि ये जीव शाश्वत है, शाश्वत था, शाश्वत रहेगा और सदा सर्वदा से अमर है और अमर रहेगा, क्योंकि नाश शरीर का होता है, जीवात्मा का नहीं। तो ये इस प्रकार से ये आपकी कविता पूरी हुई। आगे देखिए, आपको ये आपकी जो कविता है वो उसका जब दिया जाएगा पद्यांश, तो आपको किस तरह से संदर्भ लिखना है ये आपको बताना है, ये आपको आगे मिलेगा। और ये मूल रूप से उनके काव्य संग्रह जो पंत का काव्य संग्रह है गुंजन, उससे ली गई है। तो ये भी आपको संदर्भ में लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित प्रकृति के शुभ कुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता नौका विहार से ली गई हैं और ये मूल रूप से उनके काव्य संग्रह गुंजन से संकलित हैं। अब इसका प्रसंग इन पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात में गंगा में की जाने वाली नौका विहार का अत्यंत सजीव, मनोरम और सजीव चित्रण किया है। गंगा की लहरों, तारों के प्रतिबिंब, तट के दृश्यों को मानवीय रूप में दर्शाया गया तथा कवि ने संसार की यथा स्थिति और जन्म मरण के चक्र को शाश्वत नौका विहार के माध्यम से बताया। ये आपका प्रसंग हो गया। अब आपका भावार्थ है। इसे मैं सोच रही हूँ कि मैं ना पढ़ूँ, आप इसे यूं ही या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे वीडियो में धीरे से पढ़ लीजिए। मैं धीरे धीरे से स्क्रॉल करूँगी, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाते हैं ज़्यादा लंबा वीडियो होने से, क्योंकि संदर्भ प्रसंग के साथ जब भावार्थ समझाया जाता है तो बहुत देर लगती है। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं धीरे धीरे से इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लेते जाइए और या फिर इसे आप पढ़ लीजिए जैसी आपको सुविधा हो। इससे आपकी नोट्स भी बन जाएंगे और यदि आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको PDF भी इसकी दे सकती हूँ। देखिए, और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से कीजिए। आप इस तरह से संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य मेरे द्वारा बताए गए तरीके से करेंगे तो आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होती, क्योंकि काव्य सौंदर्य के ही अंक होते हैं। संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति कराता है। ये देखिए, आपका अर्थ पूरा हो गया। अब आपकी भाषा है परिमार्जित, संस्कृत निष्ठ और प्रवाहमयी खड़ी बोली है। ये आपको ज़रूर लिखना है जब आपका आए परीक्षा में। तो शैली इनकी कैसी है? प्रतीकात्मक, इन्होंने प्रतीकों का प्रयोग अत्यधिक किया। दार्शनिक, क्योंकि नौका विहार के माध्यम से जन्म मरण का चक्र समझाया है। चित्रात्मक शैली, क्योंकि इनके वर्णन में चित्र उपस्थित हो जाता है, आँखों के सामने इतना सजीव चित्रण करते हैं, जिसमें कवि ने प्रकृति के माध्यम से जीवन के सत्य को दर्शाया है। शांत रस तथा भक्ति रहस्यवाद का अनूठा समन्वय है। ये कविता मानवीकरण, सुंदर प्रवाहमयी लय से युक्त है, क्योंकि इसमें सबका मानवीकरण ही किया गया। प्रकृति को मानवीकरण में प्रस्तुत किया गया है और उसको क्रियाकलाप करते हुए दिखाया गया, जिस प्रकार मनुष्य क्रियाकलाप करता है। जैसे दीप का आपने देखा कि दीप जो है उसको शिशु बताया और वह पानी को उछाल रहा है, तो यहाँ पर मानवीकरण कर दिया। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे इस पद्यांश में। अलंकार में उपमा और रूपक है। लहरों की लतिकाओं में रूपक अलंकार है। लहरों की को लता के रूप में चित्रित किया है। इस धारा सागी जग का क्रम उपमा अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार 100 100 ज्यों ज्यों
यानी बार बार। पुनरुक्ति का अर्थ होता है पुनः उक्ति, वही उक्ति को बार बार कहा जाए। तो वहाँ पर पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, ज्यों ज्यों, सौ सौ, इस प्रकार से कई शब्द आए हैं, आप देख लीजिए, उन्हें भी आप यहाँ पर चिन्हित कर सकते हैं। जो सौंदर्य को बढ़ाता है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है और ये सौंदर्य को बढ़ा भी रहा है। अनुप्रास अलंकार, वर्णों की आवृत्ति के कारण कई पंक्तियों में सुंदर अनुप्रास छटा देखने को मिलती, जैसे सांपों सी। अब यहाँ पर सांपों सी में अनुप्रास अलंकार भी है और सांपों सी में सा की 2 बार आवृत्ति हुई, तो ये अनुप्रास अलंकार भी है। सॉरी, नवनील नयन, अनुप्रास अलंकार। सौ सौ, सा वर्ण की 2 बार आवृत्ति। फैले फूले, फा वर्ण की 2 बार आवृत्ति। शाश्वत शशि, 2 बार आवृत्ति। जग जीवन, जा की 2 बार आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार है। वह कौन विहग क्या विकल को, छाया की कोकी को विलोक। इन पंक्तियों में भ्रांतिमान अलंकार है। शब्द चयन, कर्णधार, उद्गम, संगम, शाश्वत, अमृत जैसे तत्सम शब्दों के प्रयोग से पद्यांश में उच्च कोटि की गंभीरता और ओज उत्पन्न हुआ है। रस इसमें शांत और श्रृंगार रस है। पद्यांश पर आधारित परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, तो ये आपके आते अवश्य हैं। कुछ तो मैंने अपनी तरफ से संभावित लिखे हैं और कुछ पूछे गए हैं, तो इन्हें आप देखिएगा जरूर। पद्यांश के आधार पर शाश्वत शब्द का क्या अर्थ है और कवि ने किन किन चीज़ों को शाश्वत बताया। तो शाश्वत का अर्थ है जो हमेशा रहने वाला, अमर, निरंतर, अटल हो। कवि सुमित्रानंदन पंत ने इस पद्यांश में संसार के क्रम, जीवन की उत्पत्ति, जीवन की गति, जीवन के संगम, नीले आकाश का फैलाव, चंद्रमा चांदनी के रूप में हास परिहास, छोटी लहरों का उठना गिरना, जीवन मरण रूपी नौका विहार को शाश्वत बताया। इतनी चीज़ों को शाश्वत बताया है। इस धाराशाही जग का क्रम पंक्ति के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये दार्शनिक संदेश देना चाहता है कि जिस प्रकार गंगा की धारा निरंतर बिना रुके आगे बढ़ती है, इसी प्रकार इस संपूर्ण संसार का क्रम, मानव जीवन का चक्र भी निरंतर अनवरत रूप से चलता रहता है। जन्म और मरण का ये प्रवाह शाश्वत और सत्य है। पद्यांश के अंत में कवि अपने अस्तित्व ज्ञान को क्यों भूल जाता है, उसे क्या प्राप्त होता है। जब कवि प्रकृति के इस विराट अलौकिक शाश्वत रूप, चंद्रमा की चांदनी का हास, लहरों की कीड़ा, जीवन के अनवरत प्रवाह को देखता है, तो वह सांसारिक मोह माया, अपने छोटे से व्यक्तिगत अहंकार यानी अस्तित्व ज्ञान को भूल जाता है। प्रकृति का ये भव्य रूप उसके मन में असीम शांति भरकर उसे अलौकिक अमृत का दान करता है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। है जगजीवन के कर्णधार, जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। ये जो है आपका 2021 में पूछा गया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। कवि ईश्वर या संपूर्ण सृष्टि के संचालक को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रभु, जन्म और मरण के इस चक्र के आर पार यानी इस नश्वर संसार से परे भी ये आत्मा रूपी जीवन नौका का विहार निरंतर शाश्वत रूप से चलता रहता है। आत्मा अजर और अमर है। ये सृष्टि का प्रवाह कभी समाप्त नहीं होता। दूर क्षितिज पर बिटप माल कैसी लग रही है, ये 2022 में पूछा गया। तो दूर क्षितिज यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, आप देख लीजिए, क्योंकि ऊपर जैसा लिखा है वैसा ही नीचे भी होना चाहिए। बिटप माल आकाश के नीलवर्णी और विशाल नयन की तिरछी भौं के समान लग रही है। उर्मिल और प्रतीप शब्द का अर्थ बताओ, 2022 में पूछा गया। तो उर्मिल का अर्थ लहरों से युक्त और प्रतीप का अर्थ उल्टा या उलटना। कवि ने दीप की तुलना किससे की है, तो कवि ने दीप की तुलना माँ के वक्ष स्थल पर लेटे एक शिशु से की है। कवि ने छाया को क्या बताया, कवि ने छाया को कोकी अर्थात चकवी बताया है। कवि ने डाँड़ों की तुलना किससे की है, तो कवि ने डाँड़ों की तुलना हथेली से की है। लहरों की लतिकाओं में क्या क्या खिला है, तो लहरों की लतिकाओं में 100 चंद्रमा और 100 तारे खिले हैं। नौका विहार के समय संसार के क्रम के बारे में कवि क्या सोचता है, तो नौका विहार के समय संसार के क्रम के बारे में कवि विचार करता है कि जिस प्रकार नदी की धारा निरंतर चलती रहती है, उसी प्रकार ये जीवन चक्र भी निरंतर चलता रहता है और ये प्रकृति और जीवन शाश्वत हैं। जीवन की गति और मिलन किसके समान शाश्वत बताया गया है, तो जीवन की गति और मिलन नदी की धारा के समान शाश्वत बताया गया है। तो ये थे आपके प्रश्नोत्तर और आपका इसी के साथ नौका विहार का पूरा भाग समाप्त हुआ। जितने पद्यांश दिए गए थे वो पूरे हो गए। ये क्रमशः सीरीज जारी है।
और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अभी आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित परिवर्तन कविता भी है, जिसे लेकर मैं अगले भाग में उपस्थित होती हूँ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, मेरी प्रस्तुति अच्छी लगती हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक और कमेंट अवश्य करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने सुझाव ज़रूर लिखें ताकि मुझे आपके बारे में पता चले। आप ज़रूर लिखें कि आप सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं, साहित्यिक हिंदी पढ़ रहे हैं या आप किस बोर्ड से हैं, कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं यूपी बोर्ड में ही ये निर्धारित हो पाठ्यक्रम में, अन्य जगह भी हो सकता है। तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जब कमेंट आता है तो बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है, आप लोग देख रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे विनती है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं, आप लिखिएगा अवश्य। तो आज के लिए इतना ही। जय माँ भारती।